मैं तो 8:30 का होता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते सर सवार करें थोड़ा सा। ओके जी, सो कल से हम स्टार्ट कर चुके थे आस्थमा के बारे में, ठीक है। मेन पॉइंट्स में रिवर्स करता जाऊं कि आस्थमा के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, तो हमारा टारगेट ये है कि ऐसे ड्रग्स देने हैं जिससे हम क्या करें, ब्रोंको डायलेशन करें। कौन कौन से ड्रग थे? बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, मस्करेन एक एंटागोनिस्ट, और एक और भी था, दैट इज थियोफाइलिन। वेरी गुड, ठीक है, थियोफाइलिन। बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करता है। मस्करेन एक एंटागोनिस्ट M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ब्रोंकोडाइलेशन करता है, और जो थियोफाइलिन है वो फास्फोडाइस्टेरेस को ब्लॉक कर देता है। ये 3 MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट ड्रग कौन से है? बीटा 2 एगोनिस्ट है, जिसमें एग्जांपल है सल्ब्यूटामोल, ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, और जो फॉर्मेट्रोल है, सल्मेट्रोल है, वो क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। ओके, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, आस्थमा में हमने 3 बातें की थी। एक तो आस्थमा इज अ रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, दूसरी क्या थी? वेरी गुड, इन्फ्लेमेटरी है, और तीसरा मतलब वेरी गुड। तो कल वाला जो टॉपिक था उसमें हमने ब्रोंको डायलेशन पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे वो ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, क्योंकि आस्थमा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो हमने ऐसे ड्रग देने हैं जिससे हम इन्फ्लेमेशन को क्या करें, कम करें। तो हेडिंग दे दें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। इससे भी 1-2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। Those group of drugs which reduce inflammation and relieve the symptoms of asthma, they are called anti-inflammatory drugs. अब इसमें से कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके मेन पॉइंट लेके, these agents mainly reduce the inflammation and decrease the symptoms of asthma, ठीक है जी। मतलब वो एजेंट्स या वो ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को कम करके आस्थमा की सिम्टम को कम कर दे, दैट इज कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पहले ये याद रखना है कि इन ब्रोंकियल आस्थमा the main inflammatory mediators, ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है कि आस्थमा के अंदर ब्रोंकस में जो इन्फ्लेमेशन करने के लिए मीडिएटर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? आर ल्यूकोटेराइंस, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोटेराइंस, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसको हम सिंपली कहते हैं LT स्टैंड फॉर ल्यूकोटेराइंस। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि आस्थमा पेशेंट में ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करने के लिए जो मीडिएटर है उसका नाम क्या है, वो ल्यूकोटेराइन है। ल्यूकोटेराइन जनाब, फॉर एग्जांपल इसके फिर टाइप्स होते हैं, L स्टैंड फॉर ल्यूको, T स्टैंड फॉर ट्राइन, ल्यूकोट्राइन B4, ठीक है, ये इसका एक टाइप है। फिर इसके नीचे लिखे LT-E4, ल्यूकोट्राइन E4, क्लियर है, और LT-D4, इसका मतलब ये है ये डिफरेंट ल्यूकोट्राइंस होते हैं। LT स्टैंड फॉर ल्यूकोट्राइंस, तो ल्यूकोट्राइंस के कई अकसाम होते हैं, जिसमें से LT-B4 भी है, LT-E4 भी है, और LT-D4 भी है, क्लियर है। अब देखिए, अगर एक बंदा है उसको दमे का मसला है, मतलब आस्थमा का मतलब दमा, जिसके अंदर इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब उस बंदे में जो सांस की नाली है, ब्रोंकस है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और उस बंदे के अंदर ब्रोंकस में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो किस मीडिएटर के थ्रू होती है? ल्यूकोट्राइन के थ्रू होती है। बस समझ गए क्या नहीं? अब पॉइंट ये है कि इनमें से अगर आप लोगों को एग्जाम्स में आ जाए कि इनका काम क्या है, ये जो LT-B4 है ये क्वेश्चन में आता है, इट अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल, ये किसको अट्रैक्ट करता है? न्यूट्रोफिल। एंड एवरीबॉडी नो न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ WBC विच इज रेज इन एनी इन्फ्लेमेशन। जब भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो कौन सी WBC की वैल्यू रेज होती है? न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना इनडायरेक्टली शोज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। क्लियर है कि नहीं? अब अगर इन्फ्लेमेशन रीसेंट हुई है उसको अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहेंगे, अगर उस पर टाइम गुजरा है तो उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहेंगे। अगर आपसे कोई सर ये पूछे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन, रिसेंटली इन्फ्लेमेशन की हॉलमार्क क्या है, किस चीज का बढ़ जाना? न्यूट्रोफिल। और इन्फ्लेमेशन की साइड पे न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करना ये किसका काम होता है? LTB4। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है और वो रिसेंट हुआ है और उसके बॉडी में न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ चुका है तो उसके पीछे रीजन हमारे पास कौन सी चीज है? LTB4, ल्यूकोटेराइन B4 होता है। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे याद रखें कि ये जो LTE4 है और LTD4 ये क्या करते हैं? ये ब्रोंकस को नैरो करते हैं। सो दीज एजेंट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ये क्या करते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और आस्थमा पेशेंट में पहले से क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और उस ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से उस बंदे को सांस लेने में दुश्वारी होता है, डिस्पनिया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। आप लोग सिर्फ ये याद रखें, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है? कैसे? नंबर 1 कि जिस बंदे को सांस की तकलीफ होती है, जिस बंदे को डिजीज है आस्थमा, उस बंदे में ब्रोंको क्या होती है? कंस्ट्रक्शन। उस ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के कई रीजंस हैं, उनमें से कुछ रीजंस क्या है? ल्यूकोटेराइन है। ल्यूकोटेराइन के वो टाइप्स बताए जो ब्रोंकस को नैरो करती हैं, वो LTE4 है और LTD4 है। अगर आस्थमा में ब्रोंकस इन्वॉल्व है तो उस ब्रोंकस की साइड पे न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ LTB4। और ये MCQ याद रखें, न्यूट्रोफिल तो बॉडी में कई और होते हैं, लेकिन LTB4 क्या करता है? उस न्यूट्रोफिल को ब्रोंकस की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और दूसरी जगहों से ब्रोंकस की तरफ किस चीज को आना? न्यूट्रोफिल के आने को कीमोटैक्सिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। तो ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मेंट बाय कीमोटैक्सिस? इट इज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी उस इन्फ्लेमेटरी साइट की तरफ न्यूट्रोफिल का आना, इसको क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। तो अगर कल को कोई बंदा एग्जाम में पूछे कि वो कौन सा मीडिएटर है जो कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है, तो उसका नाम LTB4 होता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें, अगर आस्थमा पेशेंट है तो उसमें जनाब इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के जरिए हमारे पास जो केमिकल मीडिएटर्स बनते हैं, देखें इन ब्रोंकियल आस्थमा द मेन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, मतलब वो केमिकल जो आस्थमा पेशेंट में इन्फ्लेमेशन कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोटेराइन। तो अगर हमने आस्थमा पेशेंट को ट्रीट करना है तो हमने ल्यूकोटेराइन बढ़ाने हैं या कम करने हैं? कम करने हैं। अगर उसको हम कम करेंगे तो इन्फ्लेमेशन भी क्या होगी? कम। इसलिए द एजेंट्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये क्या है? एंटी। हम खिलाफ ड्रग देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन क्या करे? कम करे, और इससे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कम हो जाए और ब्रोंको क्या हो जाए? डायलेशन हो जाए, और इंसान को सांस लेने में जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे इस चीज को समझने से पहले या ड्रग्स समझने से पहले यहाँ पे लेके हेडिंग दे दे एरिकिडोनिक पाथवे कि व्हाट इज मेंट बाय एरिकिडोनिक पाथवे। ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट है, आस्थमा पेशेंट में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो किस पाथवे के जरिए होती है? एरिकिडोनिक पाथवे के जरिए। अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज मेंट बाय एरिकिडोनिक पाथवे और उसकी मेन पॉइंट्स कौन कौन सी हैं। ये पाथवे आप लोगों ने सीखनी है, इस पे बहुत सारे ड्रग्स काम करते हैं और आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखें, आस्थमा का मसला GIT का है, रिस्पायरेटरी का है। वेरी गुड। और रिस्पायरेटरी के अंदर किसका है? ब्रोंकस का है। कहाँ का है? ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस का काम एयर राइट लंग्स में देना है और लेफ्ट ब्रोंकस का काम लेफ्ट लंग में देना है। बस समझ गए? आस्थमा में ब्रोंको क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। इसलिए सांस लेने में क्या है? दुश्वारी है। हमने क्या करना है कि ब्रोंको क्या करना है? डायलेशन करना है। बस समझ रहे कि नहीं? आस्थमा की पेशेंट में इधर देखें, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर एग्जांपल ब्रोंकस। ये क्या है? ब्रोंकस। ब्रोंकस इज लाइक अ पाइप। ये एक पाइप है जिसमें सिर्फ एयर आना जाना होता है। ठीक है? ऑक्सीजन को हम बाहर से लंग्स की तरफ ले जाते हैं और लंग्स से कौन सा गैस बाहर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी जो आना जाना है वो किसके जरिए होता है? ब्रोंकस के जरिए। अब फोकस करें, ये जो मैं बना रहा हूँ दीज आर सेल्स ऑफ द ब्रोंकस। ये किसके सेल हैं? ब्रोंकस। ठीक है ना? अब आस्थमा पेशेंट, कल मैंने ये बात की थी कि आस्थमा जिन लोगों को होता है तो उनमें एलर्जी हो सकती है कि नहीं? वो कौन सी टाइप होती है? टाइप 1। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि आस्थमा पेशेंट अगर एक्सपोज हो जाए ऐसी चीज को जिसको वो क्या हो? एलर्जिक, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलर्जिन।
एनीथिंग विच कैन कॉज एलर्जी इट इज नॉन एलर्जिन। डस्ट भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकता है, अब ये पोलन भी हो सकता है। ये बंदा जब एलर्जिन को एक्सपोज हो जाए तो अगर ये एलर्जिन फॉर एग्जांपल क्या है, डस्ट है, मतलब डस्ट पार्टिकल है, तो ये जब ये इनहेल करेगा सांस में, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है ये किधर जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा। किधर जाएगा, ब्रोंकस। और ब्रोंकस में जाकर उसके सेल को डैमेज करेगा कि नहीं। और याद रखें जो ब्रोंकस के अंदर सेल्स होते हैं तो उसका आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं, क्योंकि हर एक सेल का जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन ये है कि डस्ट पार्टिकल जब ब्रोंकस के अंदर सेल को हिट करेगा और उसकी किस मेम्ब्रेन को हिट करेगा, सेल मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पे ये जो पाथवे बना रहा हूँ ये हम ब्रोंकस के अंदर एक सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेल की। और सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड। हम कहते हैं कि ऑल मेम्ब्रेन्स आर लिपिड बाइलेयर। क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर। तो आप लोगों को याद रखना है व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, दैट इज फॉस्फेट प्लस लिपिड विच मेक द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन है सेल का तो वो किससे बना होता है, शाबाश, फॉस्फोलिपिड। अब सुन ले, ये जो डस्ट पार्टिकल है ये जब ब्रोंकस के अंदर सेल को डैमेज करेगी तो इसकी सबसे पहले किस चीज पर अटैक करेगी, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के साथ साथ एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। उसका नाम क्या है, फॉस्फोलाइपेज A2। अब सुन ले, दिस इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एज वेल। लेकिन ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव। ये तब एक्टिवेट होगा जब बाहर से क्या चीज आ जाए, एलर्जिन आ जाए। वो डस्ट भी हो सकता है, पोलिन भी हो सकता है, मतलब परफ्यूम वगैरह भी हो सकती है, जिस चीज को भी बंदा एलर्जिक हो। एक बंदा दूसरा सिगरेट पी रहा है, हम कहते हैं यार मेरे सामने सिगरेट ना पिए, मैं सिगरेट को क्या हूँ, एलर्जिक हूँ। अगर एक बंदा सिगरेट पिए और आप उसकी स्मोक इनहेल करें तो आपके लिए एलर्जिन है कि नहीं। वही स्मोक जब बॉडी में जाए और ब्रोंकस में जाए तो वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में किसको एक्टिवेट करेगी, फॉस्फोलाइपेज A2। अब सुन ले, फॉस्फोलाइपेज A2 जब सेल के मेम्ब्रेन में एक्टिवेट होता है तो वो किसको ब्रेक करना शुरू करता है, फॉस्फोलिपिड। और इसको कन्वर्ट करते हैं एक लिपिड में दूसरे लिपिड में, जिसको हम कहते हैं एरिकिडोनिक एसिड। इसमें क्या कहते हैं, एरिकिडोनिक एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रोंकस के अंदर सिंपल रखें। देखिए ये बुक में भी इतना नहीं लिखा है, बुक में 2-3 बातें लिखी, लेकिन इसको समझना चाहिए। इस पे आगे बहुत सारे ड्रग्स काम करेंगे। देखें ये ब्रोंकस है, सांस की नाली। अब उस ब्रोंकस के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका जो बाहर लेयर होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम फॉस्फोलाइपेज A2 है, और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड। अब अगर बाहर से कोई एलर्जी वाला सब्सटेंस आ जाए और ब्रोंकस के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन में किसको एक्टिवेट करें, फॉस्फोलाइपेज A2, तो वो फॉस्फोलाइपेज A2 का काम क्या है, इट विल ब्रेक डाउन फॉस्फोलिपिड एंड कन्वर्ट इनटू एरिकिडोनिक एसिड। क्लियर है कि नहीं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एरिकिडोनिक एसिड को हासिल किया जाता है किस चीज से, फॉस्फोलिपिड से, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज A2। क्लियर है, शाबाश। ये लेके पहले फर्स्ट स्टेप लेके फिर आगे चलते हैं। मैं 1 बाय 1 इसलिए समझा रहा हूँ कि इसके ऊपर ड्रग्स काम करते हैं ताकि आप लोग बाद में जनाब इसको क्लियर कर सके। ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, शाबाश। ये लिख ले, पहले 1 मिनट टाइम ले लें। आखिर में मैंने इसमें क्वेश्चंस करने हैं और उस पर बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स एजेंट्स काम करेंगे। ठीक है जी, ओके। हम जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंटी माइक्रोबियल पे जाएंगे वहां पे एनसेड्स वगैरह पढ़ेंगे, वो भी इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप को देखें, शाबाश। ये जो एरिकिडोनिक एसिड बना है, अब इस पे जनाब 2 तरह के एंजाइम्स मजीद काम करेंगे। कितने तरह के, 2 तरह के। अब सुन ले प्लीज, MCQs हैं। कहते हैं कि एरिकिडोनिक एसिड, इस पे जनाब चांस है कि कितने एंजाइम काम करें, 2 एंजाइम। बात समझ रहे कि नहीं। द फर्स्ट एंजाइम दैट एक्ट ऑन एरिकिडोनिक एसिड इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, 5 लाइपोऑक्सीजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, 5 लाइपोऑक्सीजिनेज। ये MCQs आता है। ये जो 5 लाइपोऑक्सीजिनेज है ये एक एंजाइम होता है, ये किस पे काम करता है, एरिकिडोनिक एसिड। और इस पे एक और एंजाइम काम करता है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज। बातें समझ रहे कि नहीं। तो प्लीज सुन ले, इसको मैं कहता हूँ LOX। व्हाट इज दिस, लाइपोऑक्सीजिनेज, लाइपोऑक्सीजिनेज। इसको मैं COX कहता हूँ, दैट इज साइक्लोऑक्सीजिनेज।
कॉक्स 1 कॉक्स 2 ये नाम सुने कि नहीं, या कॉक्स एंजाइम जिसको कहते हैं। तो लॉक्स का मतलब लाइपो ऑक्सीजिनेज है और COX का मतलब साइक्लो ऑक्सीजिनेज है। अब ये MCQs है, सुन ले। अगर इधर फोकस करें, अगर लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम किस पे काम करें, एरिकेडोनिक एसिड, तो लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम एरिकेडोनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा ल्यूकोटेराइन्स में। किस में कन्वर्ट करेगा, ल्यूकोटेराइन। और आस्थमा के अंदर हमारा टारगेट भी ये है कि कौन सा चीज काम करेगा, ल्यूकोटेराइन। तो MCQs ये है, ल्यूकोटेराइन किस तरह बनते हैं, एरिकेडोनिक एसिड से बनेंगे और किस एंजाइम के थ्रू, 5 लाइपो ऑक्सीजिनेज के जरिए। क्लियर है। अब इधर देखें, अगर इस एरिकेडोनिक एसिड पे कौन काम करे, साइक्लो ऑक्सीजिनेज, तो ये प्रोस्टाग्लैंडीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडीन। यह नाम सुना है क्या नहीं, प्रोस्टाग्लैंडीन। और प्रोस्टाग्लैंडीन के साथ साथ ये एक और चीज बनाती है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या बनाती है, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं TX स्टैंड फॉर थ्रोम्बोक्सिन A2, TX A2 बनाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, ल्यूकोटेराइन एरिकेडोनिक एसिड से तब बनेगी जब इस पे एंजाइम लाइपो ऑक्सीजिनेज काम करे, और प्रोस्टाग्लैंडीन और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये एरिकेडोनिक एसिड से तब बनेगी जब इस पे कौन काम करे, साइक्लो ऑक्सीजिनेज। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडीन है इसके फिर कई किस्म के अकसाम है। नंबर 1 इज कॉल्ड PGI2। एक को हम क्या कहते हैं, PG स्टैंड फॉर प्रोस्टाग्लैंडीन I2। क्लियर है। एक होता है PGD2, एक को हम क्या कहते हैं, PGD2 प्रोस्टाग्लैंडीन D2। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडीन E2, एक क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडीन E2। और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडीन F2 अल्फा, एक क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडीन F2 अल्फा। क्लियर है। अब ये 4 किस्म आप लोगों ने याद रखना है, इस पे एक MCQs आता है। देखिए, PG स्टैंड फॉर आसमान प्रोस्टाग्लैंडीन, तो प्रोस्टाग्लैंडीन I2, प्रोस्टाग्लैंडीन D2, प्रोस्टाग्लैंडीन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडीन F2 अल्फा। क्लियर है। ये 4 किस्म की प्रोस्टाग्लैंडीन है जो किससे बनते हैं, एरिकेडोनिक एसिड, जब उस पर कौन सा एंजाइम काम करें, साइक्लो ऑक्सीजिनेज। क्लियर है। अब आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, कैसे याद रहेगा, हमने जो याद किया था MBBS में, जो आज भी याद है वो ये है कि ये तो पता होना चाहिए कि एरिकेडोनिक एसिड पे 2 बंदे काम कर सकते हैं, एक लाइपो ऑक्सीजिनेज और एक साइक्लो। लाइपो का पहला वर्ड क्या है, L, तो ये ऐसी चीज बनाएगा जिसमें भी L आएगा, ल्यूकोट्राइन। क्लियर है कि नहीं। सो लाइपो इज L फॉर L, तो ये लाइपो ल्यूकोट्राइन बनाएगा। और ये जो साइक्लो है ये क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडीन और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाएगा। क्लियर है। अब इधर देखें, ये जो ल्यूकोट्राइन है, अभी बताए इसमें LTB4 होगा कि नहीं, अभी बताया है कि नहीं, LTB4। दूसरा क्या होगा, वेरी गुड, LTE4 और LTD4, इसमें क्या होगा, LTD4। ये जो है ये कीमोटेक्सिस में काम करेगा, यू न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, और ये दोनों ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब देखें, असल में जो आस्थमा पेशेंट होता है, आस्थमा, इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकस के अंदर एलर्जिन आता है, तो एलर्जिन तो ये पाथवे इनिशिएट करता है। अब ये सारी चीजें बनेंगी पेशेंट में, लेकिन ब्रोंकस पे काम करने वाले जो मीडिएटर है वो प्रोस्टाग्लैंडीनो नहीं है, वो क्या है, वो ल्यूकोट्राइन है। मैंने भी जब क्लास स्टार्ट की तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ब्रोंकियल आस्थमा द मेन केमिकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आर ल्यूकोट्राइन। वो क्या है, ल्यूकोट्राइन। तो हमने आस्थमा के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए ऐसे ड्रग देने हैं जिसपे हम किसको कंट्रोल करें, ल्यूकोट्राइन। इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ब्रोंकस में काम नहीं करते। ये किधर काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन ज्वाइंट्स में काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन मसल में काम करते हैं। कभी कभार हमें अंदर से जनाब इन्फेक्शन होता है, बॉडी में कोई जख्म होता है, तो इंसान की बॉडी में पेन होती है कि नहीं, हमें दर्द महसूस होता है। उस दर्द का वजह बॉडी के अंदर एक्सेस किस चीज का लेवल होता है, प्रोस्टाग्लैंडीन। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडीन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकती, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ल्यूकोटेराइन E4 एंड D4 कराती है। बात समझ गए कि नहीं। आस्थमा में पेशेंट को ज्वाइंट का मसला है कि सांस का मसला है, सांस का मसला है, तो हम प्रोस्टाग्लैंडीन को ब्लॉक करेंगे कि ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन। इसलिए हमने ल्यूकोट्राइन को ही फोकस करना है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखें, इन सब को ल्यूकोट्राइन और ये जो प्रोस्टाग्लैंडीन है, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं। आज इसको एक नाम देते हैं, इन दोनों को कंबाइंडली मेडिसिन में एक नाम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसोनाइड। इसको क्या कहते हैं, इकोसोनाइड।
इकोसोनाइड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन प्लस थ्रोम्बोक्सिन A2। इन सब को इकट्ठा क्या कहते हैं? इकोसोनाइड। एंड दीज इकोसोनाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेलरेट इन्फ्लेमेशन। ये क्या करती है? इन्फ्लेमेशन। तो इन सब को हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कह सकते हो कि नहीं? इन सब को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। अब आते हैं अपनी टॉपिक प्रॉपर की तरफ। अगर किसी ने ये क्लियर कर दिया तो आगे ड्रग पढ़ना आसान है। आप लोग मुझे थोड़ा सा साथ देंगे। देखें, हमने ये बात की है कि अगर एक पेशेंट है, उसको आस्थमा है और वो किसी खास चीज़ को क्या है? एलर्जिक है, तो उस एलर्जिन को जब वो एक्सपोज होता है तो उसकी जो एलर्जिन अंदर आती है ब्रोंकस में, तो उसके सेल में कौन सी चीज़ एक्टिवेट होगी? फास्फोलाइपेज A2। और वो फास्फोलिपिड इन द सेल को किस में कन्वर्ट करेगी? एरिकाडोनिक एसिड। फिर इस पे ये एंजाइम भी काम करता है, ये भी करता है। अगर इस पे ये एंजाइम काम करे तो क्या बनेगा? ल्यूकोट्राइन। और दीज ल्यूकोट्राइन इन द ब्रोंकस कैन कॉज मोर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो सांस लेने में दुश्वारी बढ़ेगी कि नहीं? नेक्स्ट, लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका ब्रोंकस में काम हो नहीं है। दे कैन एक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे हैव डिफरेंट एक्शन। वो हम अलग इधर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब ये जो पाथवे है आस्थमा पेशेंट में, अगर ये चलती रहे, दैट इज गुड फॉर आस्थमा और बैड? दैट इज बैड फॉर द आस्थमा, क्योंकि इस पाथवे का एंड रिजल्ट किस चीज का बनना है? ल्यूकोट्राइन। और वो क्या करते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो सांस लेने की जो दुश्वारी है वो तो फिर खत्म नहीं होगी, तो फिर पेशेंट को मसला होगा कि नहीं? अब हमने ऐसे ड्रग देने हैं जिससे हम इस पाथवे को एक्सेलरेट करें या इनहिबिट करें? इनहिबिट करें। बात समझ गए कि नहीं? तो इस पाथवे को इनहिबिट करने का एक तरीका ये है, इधर देखिए, ऐसे ड्रग देना जिस पे हम किसको ब्लॉक कर सके। शाबाश। माइनस का मतलब इनहिबिट है। क्या है? इनहिबिट। अगर ऐसे ड्रग में दे दूं जिसकी वजह से हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें, तो आया ये बन सकेगा? नहीं बनेगा। तो इन्फ्लेमेशन कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी। द ड्रग्स आर कॉल्ड स्टीरॉइड्स। वो कौन से ड्रग है? ये स्टीरॉइड है। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए स्टीरॉइड्स आर गुड फॉर द आस्थमा पेशेंट। स्टीरॉइड जो है ये हम यूज करते आस्थमा पेशेंट में, जिससे हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को क्या करें? कम करें। हाउ स्टीरॉइड वर्क? दे इनहिबिट फास्फोलाइपेज A2। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे सिर्फ लिखे कि इसमें ब्यूडिसोनाइट जो स्टीरॉइड हम यूज करते हैं, ब्यूडिसोनाइट, ब्यूमिटोनाइट, ठीक है, ब्यूमिटोनाइट्स, ठीक है, बेक्लोमेथासोन, ये सारे के सारे क्या है? ये स्टीरॉइड है। मेथासोन, दीज ऑल आर दी स्टीरॉइड्स। इनमें से कोई भी ड्रग आप लोग देंगे तो ये जाकर क्या करेगा? फास्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करेगा। और जब ये ब्लॉक होगा, ल्यूकोट्राइन नहीं बनेंगे, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, तो सांस लेने की दुश्वारी कम हो जाएगी कि नहीं? इसमें एक और ड्रग भी अगर लिखना है, फ्लूटिकासोन। कौन सा होता है? फ्लूटिकासोन। ये भी कॉमनली यूज होता है। क्लियर है? सो दीज ऑल आर द ड्रग विच इज यूज्ड एज अ स्टीरॉइड्स इन दी आस्थमा पेशेंट। अब इनमें से अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि इसका रूट्स क्या है, किस रूट से हम देंगे, तो हमने इस स्टीरॉइड का काम बॉडी में लेना है कि ब्रोंकस में? ब्रोंकस में। तो उसका बेस्ट रूट ओरल है कि इनहेलर है? यहाँ पे लेके इनहेलर फॉर्म। ये हम किस में यूज करते हैं? इनहेलर फॉर्म में। आजकल ऐसी स्प्रे आई है मार्केट के अंदर जिसमें सल्ब्यूटामोल और स्टीरॉइड दोनों होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब यह है कि पफ करते हैं और ये स्टीरॉइड क्विकली ब्रोंकस में जाकर किसको ब्लॉक करते हैं? फास्फोलाइपेज A2। और ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को ब्लॉक करके किस चीज को कम करते हैं? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें आप लोगों ने लिखना है कि इसकी एक्शन क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है और किसको ब्लॉक करता है? फास्फोलाइपेज A2। साइड इफेक्ट्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेके जनाब ओरल थ्रश। ये क्या कराते हैं? ओरल थ्रश, या इसको हम कहते हैं ओरल कैंडिडियासिस। क्या कहते हैं? ओरल कैंडिडियासिस। अब सुन ले, व्हाट इज मेंट बाय दिस? व्हाट इज नॉर्मल फ्लोरा? एनीवन? वेरी गुड। द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट नॉर्मली फॉर द बॉडी एंड दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। इसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया बॉडी के लिए क्या है? नॉर्मल है। इसको यूजफुल बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस माउथ के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है कि नहीं? इस माउथ के अंदर क्या है? नॉर्मल फ्लोरा। अब सुन ले एमसीक्यूज। अगर एक बंदा आस्थमा का है तो उसने ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म लेनी है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, क्योंकि आस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर वो स्टीरॉयड इनहेल करता रहे तो कुछ स्टीरॉयड तो अंदर जाएंगे, लेकिन कुछ स्टीरॉयड की मॉलिक्यूल माउथ में रहेंगे कि नहीं? इसलिए जिसको आप स्टीरॉयड की स्प्रे देंगे तो आप उसको बताएं कि इसके बाद जाकर वाटर से माउथ को रिंच करें। मतलब यह है
कि माउथ से, मतलब यह है कि वाटर से माउथ को साफ करे, अदरवाइज कि जो मॉलिक्यूल है स्टीरॉयड के वो कहाँ पे रह जाएंगे, माउथ में। और माउथ के अंदर अगर ये स्टीरॉयड मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक रहे तो ये नॉर्मल फ्लोरा को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, डैमेज करेंगे। और जब नॉर्मल फ्लोरा डैमेज हो जाए तो फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। उनमें से एक फंजाई का नाम है कैंडिडा। कौन सा है, कैंडिडा। सो द इन्फेक्शन काज बाय कैंडिडा इन द माउथ, दैट इज कॉल्ड ओरल कैंडिडियासिस, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओरल थ्रश है। क्लियर है। तो अगर एक बंदा है वो आस्थमा पेशेंट है और वो ड्रग ले रहा था स्प्रे की शक्ल में, और कुछ दिनों के बाद आए और कहते हैं कि मेरे मुंह में चाले पड़ गए हैं, मतलब यह है इसमें एक मेम्ब्रेन पड़ गई है, इसका मतलब उसने स्टीरॉयड ज्यादा यूज किए हैं और उसने नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस किया है, जिसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, ओरल कैंडिडियासिस। तो इसको बचने के लिए या पेशेंट को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या कहना पड़ेगा कि जब भी आप स्प्रे यूज करेंगे तो उसके बाद जाकर अपनी माउथ को रिंस आउट करें, वाटर के साथ आप टूथब्रश क्या करें ताकि जो मॉलिक्यूल है माउथ के अंदर वो वहां पे ना रहे। क्लियर है कि नहीं। अदरवाइज इन लोगों में ओरल क्या होगा, कैंडिडियासिस होगा। क्लियर है। अब कुछ लोग होते हैं वो स्टीरॉयड नहीं ले सकते, उन लोगों में या तो स्टीरॉयड हम दे नहीं सकते या वो स्टीरॉयड को एलर्जिक होते हैं। क्या होते हैं, एलर्जिक। अब सुन ले, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें। कौन से एंजाइम को, शाबाश, 5-लाइपोऑक्सीजिनेज। इसको अगर हम क्या करें, ब्लॉक करें, तो आया इधर देखें, अगर ये ड्रग हम ना दे तो फास्फोलिपिड किस में कन्वर्ट होगा, एरिकिडोनिक एसिड में। इधर समझ आ रही है कि नहीं। फिर एरिकिडोनिक एसिड ने तो आगे किस में कन्वर्ट होना है, ल्यूकोट्राइन। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए 5-लाइपोऑक्सीजिनेज होगा कि नहीं। अगर ऐसा ड्रग हम दे दे जिस पर ये एंजाइम हम क्या करें, ब्लॉक करें, तो आया ये बन सकेगा, नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो फिर भी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो गुड ड्रग है कि बैड है, गुड है। ऐसा ड्रग जो किसको ब्लॉक करे, शाबाश, 5-लाइपोऑक्सीजिनेज इज कॉल्ड ज़िल्यूटन। इसको क्या कहते हैं, ज़िल्यूटन। ये भी एमसीक्यूज आता है। ज़िल्यूटन इज अ ड्रग यूज्ड इन द आस्थमा दैट मेनली ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ 5-लाइपोऑक्सीजिनेज and they block the conversion of एरिकिडोनिक एसिड into ल्यूकोट्राइन। क्लियर है। और जब ल्यूकोट्राइन नहीं बनेंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी एंड द पेशेंट विल फील बेटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब एक और पॉइंट, अगर एक बंदा है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें, इसका साइड इफेक्ट्स देखें, ज़िल्यूटन अगर ज्यादा देर तक कोई बंदा यूज करे और हाई डोजेज में यूज करे, इट कैन डैमेज द लीवर। ये किसको डैमेज करता है, लीवर। तो इट कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये क्या करा सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो अगर एक बंदा है उसको अपने ज़िल्यूटन ज्यादा देर तक देना है तो सबसे पहले इसका क्या करना चाहिए, LFT करना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। अगर इसका LFT ठीक है तो फिर आप उसको क्या स्टार्ट करा सकते हैं, ज़िल्यूटन। क्योंकि अगर किसी का पहले से लीवर डैमेज है तो ये ड्रग खुद भी लीवर को डैमेज करने की एबिलिटी रखता है, तो उसको मसला डबल हो सकता है कि नहीं। इसलिए ज़िल्यूटन स्टार्ट करने से पहले इसका क्या करना चाहिए, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। क्लियर है। तो आपसे अगर किसी बंदे ने बाहर पूछा यार ज़िल्यूटन एक ड्रग है, हम आस्थमा में दे सकते हैं कि नहीं, आंसर इज यस। ज़िल्यूटन आस्थमा में करता क्या है, इट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ 5-लाइपोऑक्सीजिनेज, डू नॉट अलाउ टू कन्वर्ट एरिकिडोनिक एसिड इनटू ल्यूकोट्राइन। और ज़िल्यूटन आपसे ये पूछेगा कि इसके साथ प्रिकॉशन क्या है, इसके साथ एहतियात क्या है। हमने LFT करना है क्योंकि इट कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी। क्लियर है। ये पॉइंट याद रखें। अनदर पॉइंट, अगर ये ड्रग भी कोई बंदा ना ले, अब हम सिक्योर सुन ले, फिर एरिकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ल्यूकोट्राइन। तो ल्यूकोट्राइन में तो ये सारी चीजें आती हैं और हम कहते हैं कि ये जो LTE4 है और LTD4 ये क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ये तब करेंगे जब ये ब्रोंकस के अंदर अपने किस पे अटैच हो जाए, रिसेप्टर पे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लास के बाद जाता हूँ बाहर हॉस्टल, तो इधर इस एरिया में तो बहुत सारे मकान है, घर है, लेकिन हर एक बंदे की अपनी एक रूम है। उस रूम में हम जाएंगे क्योंकि हमारे लिए स्पेसिफिक है। इसका मतलब कि इस ल्यूकोट्राइन को काम करने के लिए ब्रोंकस में अपने क्या होते हैं, रिसेप्टर। जब तक वो रिसेप्टर पे अटैच ना करे तब तक वो क्या नहीं कर सकेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। बात समझ रहे कि नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा है उसका ल्यूकोट्राइन बन जाए, शाबाश, अब उसको चांस है कि क्या हो जाए, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, लेकिन तब जब ये दोनों अपने किस पे अटैक करें, रिसेप्टर, और इसके रिसेप्टर ब्रोंकस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ब्रोंकस। अगर हम ऐसा ड्रग दें, इधर देखिए, ऐसा ड्रग दें कि वो क्या करे, शाबाश, ल्यूकोट्राइन, हाँ जी, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को ब्लॉक करें या रिसेप्टर को, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसको क्या कहते हैं,
ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर ब्लॉकर। ल्यूकोटेराइन बन चुके हैं लेकिन अब उसको हम रिसेप्टर पे काम करने नहीं देंगे। उस ड्रग का नाम है मोन्टेलुकास्ट। उस ड्रग का नाम क्या है? मोन्टेलुकास्ट। ये तो पॉपुलर ड्रग है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दैट इज मोन्टेलुकास्ट। ये मोन्टिका के नाम से आता है। क्लियर है कि नहीं? मोन्टिका के नाम से ड्रग आता है, टैबलेट शक्ल में, सिरप की शक्ल में। और मोन्टिका का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज कॉल्ड मोन्टेलुकास्ट। इसमें कहते हैं जाफर लुकास। ये क्या होता है? जाफर लुकास। ये दोनों याद रखें कि जाफर लुकास एंड मोन्टेलुकास्ट। क्लियर है? अब आप लोगों से कोई ये पूछे, देखें क्लिनिक में ये डॉक्टर इस तरह याद करते हैं कि मोन्टेलुकास्ट या जाफर लुकास ये ल्यूकोटेराइन को ब्लॉक कर दे कि प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ल्यूकोटेराइन, तो देखिए ल्यूकास, इसमें एल फॉर एल, दैट इज ल्यूकोटेराइन। इस तरह याद रखना है, ठीक है ना? ये ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर क्या है? ब्लॉकर है। क्लियर है? अब ये अगर हम देंगे तो ये ल्यूकोटेराइन को अपने रिसेप्टर पे काम करने नहीं देंगे, उससे भी आस्थमा के सिम्टम क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है नोट में कि व्हाट इज मेंट बाय एस्पिरिन एंड्यूस आस्थमा। ये भी एमसीक्यूज आता है, एस्पिरिन एंड्यूस आस्थमा। इसका मतलब ये है कुछ लोग होते हैं वो इस ड्रग को एलर्जिक होते हैं। उस ड्रग का नाम क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन हार्ट के पेशेंट ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि एस्पिरिन इज अ ब्लड थिनर। ये क्या है? ब्लड थिनर। ये ब्लड को थिक होने नहीं देता, और अगर ब्लड थिक नहीं होगा तो थ्रोम्बस के चांसेस क्या होते हैं? कम। तो जितने भी दिल के मरीज होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो लोप्रिन के नाम से एक टेबलेट लेता है जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि वो एस्पिरिन नहीं ले सकते क्योंकि वो एस्पिरिन को क्या होते हैं? एलर्जिक। अगर एस्पिरिन लेने के बाद इंसान को ब्रोंको क्या हो जाए? कंस्ट्रक्शन, तो उसको हम एस्पिरिन एंड्यूसो आस्थमा कहते हैं। ये देखा गया है सोसाइटी के अंदर कि एस्पिरिन लेने के बाद अगर किसी को क्या हो जाए? आस्थमा, तो उसका ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है जिससे हम उसके सिम्टम कम कर सके? दीज आर कॉल्ड मोन्टेलुकास्ट एंड जाफर लुकास्ट। तो ये भी एमसीक्यूज में आता है। जो मोन्टेलुकास्ट है और जाफर लुकास्ट, ये एस्पिरिन एंड्यूस आस्थमा में हम एज अ ड्रग ऑफ क्या दे सकते हैं? चॉइस भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद, हाँ जी, इन लोगों ने लिखा है, देखें मोन्टेलुकास्ट ब्लॉक ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर फॉर एक्शन स्पेशली गुड फॉर एस्पिरिन एंड्यूस आस्थमा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर किसी को एस्पिरिन की वजह से आस्थमा हो जाए तो उसका बेस्ट ड्रग क्या है? ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर ब्लॉकर है, जिसमें एक मोन्टेलुकास्ट है और एक जाफर लुकास्ट है। क्लियर है जी? अब देखें इस पाथवे को, देखें तो इस पाथवे में अगर ल्यूकोटेराइन बनेंगे तो उसका मेन एजेंट क्या है? एरिकिडोनिक एसिड। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एरिकिडोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। बस समझ रहे कि नहीं? और इस पाथवे की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी होगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो अगर हम यहाँ पे या ब्लॉक करें, यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, तो उससे हम इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को भी कम करेंगे। इसलिए दीज एजेंट आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप समझ गए कि नहीं? तो सुन ले, फास्फोलाइपेज A2, इसको ब्लॉक करना किसका काम है? स्टीरॉयड का काम है। फिर लाइपो ऑक्सीजनेस को ब्लॉक करना ये ज़िल्यूटन का काम है। और ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर ब्लॉकर मोन्टेलुकास्ट एंड जाफर लुकास्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे एक कुछ 2-3 एमसीक्यूज में आप लोगों को बताता चलूँ। अगर एक बंदा है उसको इन्फेक्शन जॉइंट में हो जाए, कहाँ पे? जॉइंट। या इसको इन्फेक्शन जनाब हाथ में हो जाए, इन्फेक्शन चाहे कहीं पे भी हो तो उसमें ये पाथवे चलेगी, चाहे वो ब्रोंकस में हो, चाहे वो जॉइंट्स में हो, चाहे वो हाथों में हो, चाहे वो स्टमक में हो। इन्फ्लेमेटरी पाथवे हर जगह के लिए, लेकिन हर जगह पे ल्यूकोटेराइन बनेगी और प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन दोनों का काम हर जगह पे एक जैसे नहीं होता। ब्रोंकस में ज्यादातर काम करने वाला कौन है? ल्यूकोटेराइन। और जॉइंट्स को डिस्टर्ब करने वाला कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन। समझ गए? अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये जॉइंट में बन जाए तो ये जॉइंट पेन कराएगा। क्या करेगा? जॉइंट पेन। और जॉइंट पेन कराने के साथ साथ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो फीवर कराएगा। क्या करेगा? फीवर। तो हम फिर ऐसा ड्रग लेते हैं, सुन ले, ऐसा ड्रग जिससे हम किस एंजाइम को ब्लॉक करें? हाँ जी, साइक्लोऑक्सीजिनेज। अगर इसको मैं ब्लॉक करूंगा तो एरिकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट नहीं होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो उस ड्रग को हम कहते हैं एनसेड्स। क्या कहते हैं? एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ब्रोफेन का नाम सुना है कि नहीं? पैरासीटामोल, पेनाडाल का नाम सुना है कि नहीं? जब हमें बुखार होता है या बॉडी में दर्द होती है तो हम पेनाडाल लेते हैं, 2 लेते हैं, या ब्रोफेन लेते हैं। ब्रोफेन जो है वो दर्द और बुखार को कैसे कम करता है? बाय ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड देयर साइक्लोऑक्सीजिनेज ब्लॉकर। क्लियर है? इसके अंदर एक और ड्रग आता है एस्पिरिन।
एस्पिरिन, क्लियर है कि नहीं? एस्पिरिन भी इस एरिया को ब्लॉक करता है। एक और ड्रग आता है सिलिकॉक्सेब, ये हम आगे पढ़ेंगे, वो कॉक्स-2 इनहिबिटर है, ये हम डिस्कस करेंगे अलग। लेकिन जितने भी, या फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, ये पैरासीटामोल क्या है? ब्रोफेन ही है, और ये पेनाडाल है। पैरासीटामोल फीवर को कम करते हैं। इन सब का काम किस चीज को ब्लॉक करना होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करना होता है। समझ गए क्या नहीं? अब मुझे ये बताएं दिस पाथवे इन द इन्फ्लेमेशन इज गुड और बैड? शाबाश, ये अब क्वेश्चन है। अगर एक बंदा है वो बस आए दिन थोड़ा सा पेन होता है वो 2 पेनाडाल लेता है, ठीक है ना, आए दिन वो पेनाडाल लेता है, दैट्स गुड और बैड? हाँ, so this pathway is good or bad? Bad, anyone? Bad, bad, this pathway is good or bad? हाँ जी, नहीं, दिस पाथवे इन इन्फ्लेमेशन इज गुड और बैड? ये दर्द भी कराता है, बुखार भी कराता है, ठीक है ना, तो गुड और बैड? हाँ, गुड, हाँ बताएं, गुड और बैड? गुड, गुड है, हाँ जी। यार देखें, इन्फ्लेमेशन में ये जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे है दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द बॉडी। अगर अंदर से जख्म है, इन्फ्लेमेशन है, पर आपको दर्द महसूस ना हो तो आप क्लिनिक जा सकेंगे? नहीं जाएंगे। अंदर अंदर दर्द होता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये मेजर ऑर्गन को फेल कर सकता है कि नहीं? अगर अंदर से कोई मसला चल रहा है, जब तक आपको बुखार ना हो, जब तक आपको दर्द ना हो, तब तक आप अपने आप का केयर नहीं करते। तो इस पाथवे से हमें इतना पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इस पाथवे को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। इस पाथवे के जरिए हमें उस डिजीज की वर्कअप करनी चाहिए, हमें टेस्ट करने चाहिए कि मसला क्या है। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आप 1 या 2 एस्पिरिन ले ले या एनसेड ले ले, ताकि आपकी पेन इंटेंसिटी क्या करे? कम करे। लेकिन रोज इसके लिए इस तरह टेबलेटों ना लिया करे। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये ड्रग जो है ये हम स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, पेन इंटेंसिटी को कम करने के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी फुल ट्रीटमेंट में यूज नहीं होते। सो दिस पाथवे इज गुड बिकॉज दे क्रिएट सिम्टम्स, और उस सिम्टम्स की वजह से हम फिर क्लिनिक विजिट करते हैं और हम अपना इलाज करवाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो दैट इज गुड वन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी थे। अब इसके बाद लेके कि एलर्जिक, एंटी एलर्जिक, इसका मतलब यह है 3rd नंबर जो आस्थमा में है वो एंटी एलर्जिक है। इसका मतलब यह है कि कुछ ड्रग हम ऐसे देंगे जो एलर्जी को कम करेंगे आस्थमा में। अब ये तो सबको पता है, प्लीज सुन ले, यहाँ पे बस 2 बातें सिर्फ याद रखना है। वो बातें आप लोगों ने किया याद रखनी है कि इसमें HSR स्टैंड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी को कहते हैं। फिर से HSR मीन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कौन सी टाइप है? टाइप 1, जिसको एलर्जी टाइप 1 भी कहते हैं। आस्थमा में कौन सी एलर्जी होती है? टाइप 1, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। उसके लिए शर्त यह है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि उसमें जनाब यहाँ पे मास्ट सेल होंगे। क्या होंगे? मास्ट सेल, याद है कि नहीं? एंड दिस मास्ट सेल इज लोडेड विद हिस्टामीन। इसके अंदर क्या होता है? हिस्टामीन। अब इस मास्ट सेल में जो हिस्टामीन है उसको निकालने के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए? IgE, क्योंकि एलर्जी में IgE होता है। क्लियर है? और इस मास्ट सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे कौन अटैच होगा? IgE। इसको हम कहते हैं IgE रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? इसको FcR रिसेप्टर भी कहते हैं और IgE भी कहते हैं। बात समझ गए? जिस बंदे में एलर्जी होगी उस बंदे में एंटीबॉडी कौन सी है? IgE, ये शर्त है। और ये IgE जब मास्ट सेल पे अटैच कर जाए तो फिर ये मास्ट सेल को क्या करेगा? लाइस करके क्या निकालेगी? हिस्टामीन। और हिस्टामीन का ब्रोंकस में H1 रिसेप्टर है कि नहीं? और वो वहां पे काम करके ब्रोंक को क्या करेगी? कंस्ट्रक्शन करेगी। बात समझ गए कि नहीं? अब इधर देखिए, अगर एक पेशेंट है, एक पेशेंट, उसको हम एक ड्रग दे दें, सुन ले, वो ड्रग क्या करे? इस मास्ट सेल के इर्द गिर्द इस तरह एक बाइंडिंग करें। क्या करे? बाइंडिंग। और मास्ट सेल को, अब सुन ले, नॉर्मली अगर IgE इस रिसेप्टर पे अटैच हो जाए तो मास्ट सेल की लाइसिस होती है, लेकिन ऐसा ड्रग जो मास्ट सेल को लाइस होने से बचाए उसको हम कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसको क्या कहते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसका मतलब यह है कि ऐसा ड्रग जो मास्ट सेल को क्या रखता है? स्टेबल रखता है और उसको लाइस होने से प्रिवेंट करता है। तो उस ड्रग का नाम क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये वो ड्रग होगा जो नहीं चाहेगा कि मास्ट सेल की लाइसिस हो जाए। अगर इसकी लाइसिस होती तो फिर क्या रिलीज होता?
हिस्टामिन, और वो एलर्जी कराता जो प्रॉब्लम है। हमने ऐसा ड्रग देना है कि मास सेल को लाइस होने से बचाए और उसको स्टेबल रखे। उस ड्रग का नाम है सोडियम नीडोक्रोमिल। ये लिखे सोडियम नीडोक्रोमिल, या इसमें लेके नेक्स्ट इसका एक और नाम है क्रोमाइलिन ग्लाइकेट। ठीक है, क्रोमाइलिन ग्लाइकेट, ये भी इसका दूसरा नाम है क्रोमोलिन ग्लाइकेट या सोडियम नीडोक्रोमिल। ये वो ड्रग है आस्थमा के अंदर जो चाहता है कि मास सेल की लाइसिस ना हो और वहां से क्या रिलीज ना हो, हिस्टामिन रिलीज ना हो। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे आखिर में एक एमसीक्यू इसका लेके कि इट इज यूज्ड फॉर, शाबाश, इट इज यूज्ड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एनएलई स्टेप 1 में आता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ आस्थमा। ये किसके लिए यूज होता है? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ आस्थमा। क्लियर है कि नहीं? दो बात याद रखे, एक होता है ट्रीटमेंट और एक क्या होती है? प्रोफाइलेक्सिस। अगर एक बंदा है उसको सिम्टम्स आ चुके हैं, उस पर क्लिनिकल फीचर्स आ चुके हैं, उसको कम करने को क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट कहते हैं। इंसान है वो कहते हैं मुझे बुखार है, मुझे दर्द है, तो उसके लिए जो दवाई हम देंगे वो क्या है? वो ट्रीटमेंट है। लेकिन एक बंदा कहता है कि मैं पहले से आस्थमा का मरीज हूँ। किस चीज़ का? आस्थमा। और मैंने आज जाना है पिकनिक पे, हाइकिंग पे जाना है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं पहाड़ी पे ऊपर चढ़ता हूँ, हाइकिंग पे जाता हूँ, तो सांस लेने में क्या होती है? दुश्वारी। अब आस्थमा का पेशेंट है लेकिन अभी उसको सिम्टम हो नहीं है, कंट्रोल्ड है, लेकिन वो हाइकिंग पे जाने की कोशिश कर रहा है, कल से हाइकिंग पे जा रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं हाइकिंग पे गया तो मुझे ब्रोंको क्या होगी? कंस्ट्रक्शन। तो वो 8 से एक टेबलेट लेगा जो कल और परसों उसको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। फिर ट्रीटमेंट है कि प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब ऐसी टेबलेट जो सिम्टम की ऑनसेट को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस। तो आस्थमा की बेस्ट प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन क्या है? सोडियम नीडोक्रोमिल है, जिसको मास सेल स्टेबलाइजर कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज बार बार आता है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर मैंने कल प्लानी जगह जानी है, मैं जहाँ पे जाता हूँ कल से, तो वहाँ पे जब भी मैं गया तो मुझे ब्रोंको क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। तो मैं कौन सी टेबलेट सुबह से ले लूँ ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ भी तो मुझे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ना हो? तो दैट शुड बी मास सेल स्टेबलाइजर, और उसका नाम है सोडियम नीडोक्रोमिल। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ये डिफरेंट नेम पे आता है। क्रोमिल के नाम से भी आता है, सोडियम ग्लाइकॉन के नाम से भी आता है। आप लोग इसका गूगल ट्रेड नेम चेक करें, बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होता है। डन। अब एक, हाँ जी, वो ये है सोडियम नीडोक्रोमिल है। वो इसलिए लेते हैं ताकि अगर ऊपर जाए भी तो उसको इशू ना हो। इसके लेने के बावजूद भी वो जेब में इनहेलर रखते हैं, अगर फिर भी हो जाए ताकि वो क्विक रिलीफ के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट भी लेते हैं, इसको वेंटुलिन कहते हैं। तो क्विक रिलीफ के लिए कल हमने पढ़ा था शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी जगह पे जाने से पहले प्रोफाइलेक्टिक के लिए अगर हम आस्थमा के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो उसका नाम मास सेल स्टेबलाइजर है। अब इधर देखें, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ कि रेजिस्टेंट का मतलब अगर उस पर पेशेंट ठीक ना हो, रेजिस्टेंट टू ब्रोंकोडायलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंट टू ब्रोंकोडायलेटर, इसका मतलब क्या है? अगर आप सल्ब्यूटामोल दे रहे लेकिन बंदे पे वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट लिखे स्टीरॉइड्स दे रहे लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरॉइड, मास सेल स्टेबलाइजर भी दे रहे, उस पर भी काम नहीं कर रहा। अब ये 3 बातें याद रखें। एनी पेशेंट हु इज रेजिस्टेंट टू ब्रोंकोडायलेटर, स्टीरॉइड्स एंड मास सेल स्टेबलाइजर। तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? लास्ट ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखते। ये वो ड्रग है अगर सारी ट्रीटमेंट फेल हो जाए, ब्रोंकोडायलेटर भी काम ना करे, स्टीरॉइड भी काम ना करे और मास सेल स्टेबलाइजर भी काम ना करे, तो आखिर में बाहर से हम एक एंटीबॉडी देते हैं, उसका नाम है ओमालिजोमाब। इसको क्या कहते हैं? ओमालिजोमाब। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी नाउअडेज यूज इन मार्केट। क्लियर है? ये डीवर्स शॉप में या इस तरह के बड़े बड़े फार्मेसी में जाए तो ओमालिजोमाब के नाम से एक इंजेक्शन आता है और टैबलेट्स भी आती है। लेकिन इंजेक्शन अगर इसको हम लगाए तो आस्थमा के बहुत सारे सिम्टम क्या हो जाते हैं? तो कम हो जाते हैं। बात समझ गए? अब नेक्स्ट सवाल यह है कि ओमालिजोमाब काम क्या करता है? इसका काम क्या है बॉडी में, ये करता क्या है? तो इधर फोकस करें यार। आस्थमा पेशेंट में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgE। ये IgE जाकर के सेल पे अटैच होता है, मास सेल, और इससे क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन। ये जो ओमालिजोमाब है
ये जाकर ये नेचुरल IgE है, क्या है? नेचुरल, बॉडी की अपनी है। दिस ओमालिजुमाब विल सराउंड IgE, ये किसके इर्द गिर्द आता है? ये जो सराउंड क्या है, ये जो इसके इर्द गिर्द इसने कवरिंग की है, ये ओमालिजुमाब है। दिस ओमालिजुमाब ड्रग will surround from which antibody? IgE, and then IgE will not able to attack on the mast cell, क्योंकि ये IgE को इस तरह हग करता है, उसको जनाब सराउंड करता है ताकि IgE किस सेल पे अटैच ना करे? मास्ट सेल। तो अगर हम IgE को रेव करें और वो मास्ट सेल पे अटैच ना करे तो हिस्टामिन रिलीज हो सकेगा? नहीं रिलीज होगा, तो बंदा पे उसमें सिम्टम नहीं होंगे। सो द लास्ट बट द लीस्ट ऑप्शन, नॉट द लीस्ट ऑप्शन, in resistant cases of bronchodilator, steroid and mast cell stabilizer, that is called omalizumab। तो डॉक्टर हमेशा एक ऐसा चॉइस रखते हैं, अगर सारी चीज़ें फेल हो जाए तो लास्ट में एक ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे भी वो होप बढ़ा सकते हैं, पेशेंट की सिम्टम को कम कर सकते हैं। तो ऐसी आस्थमा पेशेंट जिसमें ब्रोंकोडायलेटर काम ना करे, जिसमें स्टीरॉयड काम ना करे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर काम ना करे, और आखिर में हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे, फिर भी आप आस्थमा पेशेंट है, वो बेचारा मरने वाला है, तो आप एक इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? ओमालिजुमाब है। और ये ओमालिजुमाब ड्रग जो है वो IgE के इर्द गिर्द रैप होता है और उसको मास्ट सेल पे अटैच होने नहीं देती। क्लियर है? तो दिस व्हाट आर अबाउट द आस्थमा। तो हमने ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ लिया कि नहीं? हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी भी पढ़ लिए और एंटी एलर्जिक एरिया भी पढ़ लिया, ठीक है? हाँ जी, हाँ ओके, वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज। इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं? ओमालिजुमाब ये कम्पिटिटिवली सिर्फ एक्ट करता है अराउंड IgE, इसके साइड इफेक्ट नॉन स्पेसिफिक है। लाइक कुछ लोग इसके लेने के बाद उसको वोमिटिंग हो जाती है, नोजिया हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस होता है, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। क्लियर है? ओके, गुड क्वेश्चन। अगर ये लास्ट ऑप्शन है और साइड इफेक्ट्स नहीं है तो उसको फर्स्ट ऑप्शन क्यों यूज नहीं करते? ये भी गुड क्वेश्चन है। द रीजन इज कि ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होता, नंबर 1। दूसरी बात, ये एक्सपेंसिव है तो हर एक बेयर नहीं कर सकता। तीसरी बात, इसकी एक्शन लेट होता है और इससे लेस एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल, और जिसका एक्शन भी क्विक है वो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो फिर इसकी जरूरत क्या है? क्लियर है कि नहीं? इसलिए बीटा-2 एगोनिस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द फार्मेसी, easy to available, easy to buy and easy to work, therefore the best option is beta-2 agonist। क्लियर है? इसलिए ये नहीं देते हैं। है कोई सवाल इसमें? ओके, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ कफ, कि कफ के लिए कौन सी ड्रग है? 2-3 इसमें बुक ने तो 2 लिखे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें, फिर इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है? तो लेकिन मैनेजमेंट ऑफ कफ, के कफ की ट्रीटमेंट क्या है और कफ की मैनेजमेंट क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे यह बताएं कि व्हाट इज मेंट बाय कफ। कफ है क्या चीज? शाबाश, एनीवन कैन डिफाइन? हाँ, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन अगेंस्ट व्हाट? ओके, नेक्स्ट, एनीवन इन द क्लास? शाबाश, ही गुड ट्राई। नेक्स्ट, डिफाइन कफ। पहले तो कफ की डेफिनेशन क्या है? ओके, that is a good sign or bad sign? cough is a good, तो लेके it is a protective reflex। ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। यहां पे लेके a protective reflex which try to remove irritants, anything which irritate respiratory tract, that is called irritants and thick secretion। कभी कभार जो म्यूकस है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। तो थिक सिक्रीशन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाए तो उसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। थिक सिक्रीशन फ्रॉम वेयर? आंसर इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि जो कफ है ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। बात समझ गए क्या नहीं? और जो कफ है इसका काम यह है कि इरिटेंट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो थिक सिक्रीशन है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। क्लियर है? सो कफ इज अ गुड साइन। लेकिन जब बंदा आता है पेशेंट, अब कफ जो है इट मे बी अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब यहाँ पे लेके कि कफ जो है, कफ, इसकी हम 2 टाइप्स समझते हैं। कितने? 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, कफ में भी नॉन प्रोडक्टिव। क्या होता है? प्रोडक्टिव, मतलब द कफ विच कंटेन स्प्यूटम, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कफ।
मतलब वो कफ जिसमें स्प्यूटम आता है, इसको हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खुश्क खांसी है, उसको नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? नॉन प्रोडक्टिव कफ। और नॉन प्रोडक्टिव कफ इज आल्सो नोन एज ड्राई कफ। इसका दूसरा नाम क्या है? ड्राई कफ है। इसका मतलब यह है खुश्क खांसी जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई। तो जब भी इंसान आता है कि मुझे खांसी है, पहले आपको यह पूछना चाहिए कि आपकी खांसी में स्प्यूटम है कि नहीं, या आपको खुश्क खांसी है। तो इट मे बी ड्राई कफ और इट मे बी प्रोटेक्टिव इट मे बी प्रोडक्टिव कफ। अगर ड्राई कफ है, कभी कभार कोई चीज अंदर चली जाती है गलती से, तो हम पे खांसी लग जाती है, तो वो खांसी यूजुअली क्या होती है? ड्राई। ड्राई कफ इज अ साइन ऑफ गुड, इट इज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन अगर मतलब इसमें स्प्यूटम है, दैट शोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन में होती है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, यूजुअली इट इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्टिव कफ है, इसका यूजुअली ये मतलब होता है कि अंदर क्या है? इन्फेक्शन है। और यहाँ पे लेके इट इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू इन्फेक्शन। ड्राई कफ में भी सम इन्फेक्शन, लेकिन यूजुअली 90% ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। गलती से कोई भी चीज़ अंदर चली जाए तो उसको निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कांसी करें, और उस कांसी को अगर हम देखें तो मोस्टली क्या होती है? ड्राई। तो ड्राई कफ इज अ प्रोटेक्टिव। ये यूजुअली इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन जिस कफ में कांसी में स्प्यूटम है, इट्स मीन के अंदर से क्या है? थ्रोट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो हमें क्या बता रहे? इन्फेक्शन बता रही है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इस प्रोडक्टिव कफ के लिए जो ड्रग हम देंगे, उसमें हम कौन से ड्रग देंगे? ऐसे ड्रग देंगे जिसमें हम कफ को खत्म ना करें। हम ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम जो स्प्यूटम है, म्यूकस है, उसको बाहर निकालें। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। इसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स। वेरी गुड, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स। मतलब ये वो ड्रग्स होते हैं जिससे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस को किधर निकाले? बाहर निकाले। क्योंकि अगर एक पाइप है, पाइप के अंदर गंद है, और वो गंद पाइप में ही रहे, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि पाइप से पहले गंद को बाहर निकालें, और वो गंद क्या होता है? वो स्प्यूटम होता है। क्या होता है? स्प्यूटम। तो ऐसे ड्रग, कफ सिरप, जिससे इंसान पे खांसी ज़्यादा लगे और जो स्प्यूटम है बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट कफ। और यहाँ पे लेके इसमें एक स्प्यूटम नहीं है, इसमें सिर्फ खांसी है, तो उसमें हम ऐसे ड्रग देंगे जो खांसी को क्या करे? कम करे। तो लेके सप्रेसेंट देंगे। कफ सप्रेसेंट। कौन से देंगे? सप्रेसेंट। सो इन दिस केस वी शुड गो फॉर कफ सप्रेसेंट, बट इन दिस केस वी गो फॉर कफ एक्सपेक्टोरेंट। समझ गए कि नहीं? बीइंग अ डॉक्टर हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें अगर आप एक्सपेक्टोरेंट देंगे तो जिस कफ के अंदर स्प्यूटम है, तो वो साइन अप क्या होता है? इन्फेक्शन। तो एक्सपेक्टोरेंट के साथ हमेशा हम ऐड करते हैं एंटीबायोटिक्स, और इसके साथ एंटीबायोटिक्स की जरूरत इतनी नहीं होती। समझ गए कि नहीं? तो प्रोडक्टिव कफ में हमेशा इन्फेक्शन को कवर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? एंटीबायोटिक्स, बट कफ एक्सपेक्टोरेंट देते हैं जिससे हम सिक्रीशन को बाहर निकालें। लेकिन जो ड्राई कफ है उसमें हम कफ सप्रेसेंट देते हैं। इसमें यूजुअली हम क्या नहीं दे सकते? एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसकी ये तो कफ की क्लासिफिकेशन है। अब इसकी जनाब जो मेन पॉइंट है कि ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो पहले तो लेके द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एंटी टूसिफ एजेंट्स। एंटी टूसिफ एजेंट्स ये कफ में यूज होते हैं। एंटी टूसिफ एजेंट, अब ये कौन से एजेंट है, इसका काम क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो याद रखे, एंटी टूसिफ एजेंट दोज आर द कफ मेडिसिन विच इज यूज फॉर द ड्राई कफ। ये किसके लिए यूज होता है? ड्राई कफ के लिए यूजुअली। यहाँ पे लिखे दीज एजेंट्स मेनली, हाँ जी, यूज फॉर, वेरी गुड, ड्राई कफ। ये हम ड्राई कफ के लिए यूज करते हैं, ड्राई कफ। अनदर पॉइंट इज कि जो कफ है इसकी जो सेंटर है, जो इसका रेगुलेटिंग सेंटर है, वो ब्रेन में होता है। कहाँ पे? ब्रेन, एंड दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। जितने भी ड्रग एंटीट्यूसिव एजेंट्स होते हैं, ये ड्राई कफ को कम करते हैं बाय ब्लॉकिंग द कफ सेंटर इनसाइड द मेडुला ओब्लांगेटा। जहाँ पहले के दीज एजेंट, मुश्किल तो नहीं है ना, दीज एजेंट्स ब्लॉक, हाँ जी, कफ सेंटर वेयर इन मेडुला
ओब्लांगेटा। ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर कफ सेंटर को ब्लॉक करके क्या करता है, कफ को सप्रेस कर देता है। अगर हम सेंटर को ब्लॉक करें तो फिर बंदा कफ नहीं कर सकेगा। तो दीज ड्रग्स एक्ट इन द ब्रेन। ये कहाँ पे काम कर दे, ब्रेन में, स्पेशली इन द मेडुला ओब्लांगेटा, और वहां से कफ सेंटर को ये ब्लॉक करके कफ को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, कांसी को रोक लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंटी-टूसिव जितने भी एजेंट्स होते हैं दे आर नॉट यूज फॉर द कफ इन केस ऑफ चिल्ड्रन हैविंग लेस देन 1 ईयर एज। 1 साल से कम उम्र बच्चों में ये यूज नहीं होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेके नॉट यूज इन चिल्ड्रन, उसके लिए फिर पीडियाट्रिक अपने अपने जनाब सिरप आते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। बच्चों के अंदर नॉट यूज इन चिल्ड्रन हैविंग एज लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब यह है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की इतनी एफर्ट नहीं होती कि उसको वो बर्दाश्त कर सके। और लेस देन 1 ईयर एज तक जो बच्चे होते हैं उसको इन्फेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फेंट। तो इन्फेंट्स के अंदर यूज नहीं होती। अब जो एंटी-टूसिव एजेंट है उसमें लेके जनाब, ये एंटी-टूसिव एजेंट, इसमें जनाब क्लासेस क्या है, देखिए क्लासेस, किसकी क्लासेस क्या है। नंबर 1, इसमें जो पहली क्लास है उसको हम कहते हैं ओपियोइड्स। क्या कहते हैं, ओपियोइड्स। यहाँ पे लेके ओपियोइड्स, मतलब ओपियोइड्स एक क्लास का नाम है जो कफ को सप्रेस करती है, और वो किसके अंदर आता है, एंटी-टूसिव एजेंट। इसमें आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा कोडीन। क्या नाम सुना होगा, कोडीन। और another drug in this category that is called पोलकोडीन, PHOL, पोलकोडीन। इसका मतलब यह है ये दोनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडीन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पाकिस्तान में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। कोडीन जो है ये जिस सिरप के अंदर होगा, इसका 2 चम्मच भी ले ले तो ड्राई कफ क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो कोडीन है और पोलकोडीन है ये कफ सप्रेसेंट भी है, लेकिन इसकी माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है। मतलब ये कभी कभार हम कहते हैं कि इतनी कांसी है शदीद कि छाती में दर्द भी होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, तो मतलब अगर छाती में दर्द भी है तो हम कफ को सप्रेस करने के साथ साथ पेन को भी कम करने की कोशिश करेंगे। सो दीज एजेंट हैज अ एंटी-टूसिव इफेक्ट, डिक्रीज द कफ बट माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट एज वेल। क्लियर है कि नहीं। और ये दोनों कहाँ पे काम करेंगे, मेडुला ओब्लांगेटा पे। नेक्स्ट देखिए अनदर पॉइंट, नॉन ओपियोइड्स, मतलब ऐसे ड्रग कि उसको हम नॉन ओपियोइड्स कहते हैं, लेकिन वो भी जाकर कहाँ पे काम करते हैं, शाबाश, एक्ट इन द, वेरी गुड, मेडुला ओब्लांगेटा। इसके अंदर जो ड्रग है दैट इज कॉल्ड नोस्केपिन। इसमें जो ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड नोस्केपिन। इसका यूज पाकिस्तान में कम है, लेकिन इसमें जो सेकंड एजेंट है, स्टार है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। कौन सा ड्रग होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। इसका मतलब यह है कि जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन है ये बहुत कॉमनली यूज होता है पाकिस्तान में। डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन ये जिस सिरप के अंदर होगा दैट वंडरफुली एक्ट टू डिक्रीज कफ एंड दैट शुड कफ विल बी ड्राई कफ। ये किसके लिए यूज होता है, मैंने क्या लिखा है कि ये सारे के सारे किस में आते हैं, एंटी-टूसिव एजेंट, एंड दीज एजेंट मेनली यूज फॉर ड्राई कफ। ये ड्राई कफ के अंदर होता है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन है ये जिस सिरप के अंदर आएगा उसका मतलब वो सिरप बेस्ट है फॉर ड्राई कफ या प्रोडक्टिव ड्राई कफ। और ये बेस्ट एक पॉपुलर सिरप आते हैं मार्केट में जिसमें यूज होता है, हाइड्रोलिन के नाम से आता है। किसके नाम से, हाइड्रोलिन। ये नाम सुना है कि नहीं। जो हाइड्रोलिन सिरप है उसका फार्मूला चेक करें तो डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन है। क्लियर है कि नहीं। तो हाइड्रोलिन उन लोगों को हम देते हैं जिनको कफ ड्राई होता है। कौन सा होता है, ड्राई कफ, क्योंकि ये जाकर ब्रेन पे काम। और दूसरी बात, हाइड्रोलिन लेने के बाद इंसान को थोड़ी सी गनूदगी भी होती है, डिजीनेस भी होती है, क्योंकि ये ब्रेन में काम करते हैं तो ब्रेन सेंटर को इनहिबिट करते हैं, तो इससे इंसान को थोड़ी देर तक नींद भी आती है। इसका मतलब डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन कैन कॉज अ लिटिल बिट सेडेशन। ये क्या करता है, सेडेशन भी करता है। नेक्स्ट है कभी कभार अगर इंसान को कफ है तो कांसी का एक वजह एलर्जी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि एलर्जी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कफ। तो लेके एंटी हिस्टामिन, हम कुछ ड्रग कफ में देते हैं जिससे हम हिस्टामिन को कम करें, तो हिस्टामिन को कम करने की वजह से भी, हाँ जी शाबाश, क्या हो सकती है, कफ की जो सिविरिटी है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। एंटी हिस्टामिन कल लेक्चर याद करें, 2 तरह के थे, H1 ब्लॉकर एंड H2 ब्लॉकर। फिर H1 में भी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस, फर्स्ट जनरेशन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सेकंड जनरेशन नॉट दैट मच। तो फर्स्ट जनरेशन ये ब्रेन पे काम करते हैं कि ब्रेन से बाहर, ब्रेन पे। और एंटी-टूसिव एजेंट कहाँ पे काम करते हैं, ब्रेन में।
तो एसी एंटी हिस्टामिन जो कफ में यूज हो और वो ड्राई कफ में हो तो उसने कहाँ पे काम करना होगा, ब्रेन। तो ये फर्स्ट जनरेशन होगी, कौन सी, फर्स्ट। तो उसमें एक ड्रग था क्लोरपेनारामीन, याद है कि नहीं, क्लोरपेनारामीन। इसका मतलब ये है एक ड्रग था क्लोरपेनारामीन। एक और ड्रग आता है प्रोमेथाजीन, विच वन, प्रोमेथाजीन। ये प्रोमेथाजीन ज्यादातर यूज होता है 3 जगहों पे। प्रोमेथाजीन जिस सिरप के अंदर होता है, एक वे कफ को कम करता है। प्रोमेथाजीन आल्सो डिक्रीज मोशन सिकनेस। ये किसको कम करता है, मोशन सिकनेस मीन हम गाड़ी में जा रहे होते, मरी जा रहे होते या कालाम वगैरह जा रहे होते, जिस रास्ते में ज्यादा टर्न्स होते हैं तो बंदे को उल्टी आती है कि नहीं, तो इसको कहते हैं मोशन सिकनेस। क्या कहते हैं, मोशन। जब आप गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में मोशन, मतलब यह है कि मूवमेंट से अगर आपकी जनाब सर के चक्कर आके वोमिटिंग कर सकते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे, प्रोमेथाजीन। और प्रोमेथाजीन आल्सो यूज बाय साइकेट्रिक पेशेंट, ये साइकेट्री में भी यूज होता है। क्लियर है, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डोपामीन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है जी। और इसके बाद लेके डाइपेनहाइड्रामीन, क्या होता है, डाइपेनहाइड्रामीन। तो आप लोगों ने याद रखनी है 3। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये डाइपेनहाइड्रामीन है। क्लियर है कि नहीं, देखिए आप लोग अगर जाकर शॉप में देखें या बहुत सारे लोग यूज करते हैं कौन सा सिरप, हाइड्रोलिन, और नीचे लिखा होता है डीएम। क्या लिखा होता है, हाइड्रोलिन डीएम। ये देखा है क्या नहीं, हाइड्रोलिन डीएम के अंदर याद रखे हमारे पास हाइड्रोलिन के अंदर क्या होता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन प्लस डाइपेनहाइड्रामीन होता है। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोलिन डीएम है ये 2 चीजों की कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन है और एक क्या है, डाइपेनहाइड्रामीन है। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोलिन एलर्जी को भी कंट्रोल करता है, एंटी हिस्टामिन भी है, और दूसरी बात यह कफ सप्रेसेंट भी है। तो हाइड्रोलिन हम कहते हैं बहुत अच्छा मेडिसिन है। व्हाई, बिकॉज इट हैज अ डुअल एक्शन, इसका डबल एक्शन है, कफ सप्रेसेंट भी है और एंटी हिस्टामिन भी है। क्लियर है कि नहीं, इस तरह याद रखें। तो अभी तक ये जो एजेंट्स हमने पढ़ लिए 3, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स एंड एंटीहिस्टामिन, these all are the agent used to suppress the cough, especially which one, dry cough। और ये मेनली काम कहाँ पे करते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, बट दे नेवर यूज इन अ चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, आखिर पार्ट में 2 मिनट का गेम रह चुका है, ये तो हो गया। अब हमने कौन से कफ को डील करना है, प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव कफ में आसान है, 2 तरह की हम ड्रग्स देंगे। हमने प्रोडक्टिव कफ में टारगेट ये अचीव करना है। इधर देखें, अगर एक पेशेंट है उसको जनाब लिखे प्रोडक्टिव कफ है, क्या है, प्रोडक्टिव कफ, इसका मतलब ये है प्रोडक्टिव कफ है, तो इसमें हम 2 तरह की ड्रग देंगे। कितनी तरह की, 2। हाँ जी, प्रोडक्टिव का मतलब स्पूटम है, इसका मतलब ये है, इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकस है, प्रोडक्टिव कफ में म्यूकस ज्यादा होगा कि कम, इधर देखिए, इस ज्यादा म्यूकस रिटेंशन से ब्रोंकस अंदर से ब्लॉक हो सकता है कि नहीं, एक्सिस म्यूकस कैन ब्लॉक द ब्रोंकस कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इस रिटेन म्यूकस के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कफ को खत्म करें या इस म्यूकस को बाहर निकालें। अगर इसको हम कफ के जरिए बाहर जोर से निकालें तो ये एरिया खुल जाएगा कि नहीं, तो सांस लेने में दुश्वारी कम हो जाएगी। बस समझ गए कि नहीं। तो ऐसे ड्रग जो म्यूकस को ब्रोंकस से बाहर निकाले इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। इसका मतलब यह है एक्स मीन बाहर निकालना। क्लियर है कि नहीं। लेकिन कभी कभार एक्सपेक्टोरेंट देते हैं लेकिन बंदा जोर से कांसी भी करता है, लेकिन वो कहते हैं कि यार इतना कांसी करता हूँ कि छाती में दर्द होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रह गया है, लोग कहते हैं कि नहीं। तो उन केसेस में हम क्या करेंगे कि जो म्यूकस है ये थिक है कि थिन है, ये थिक है, विस्कस है, गाढ़ा है, इस वजह से बाहर नहीं आता। तो ऐसे ड्रग भी है कि पहले उस म्यूकस को हम क्या करें, थिक से थिन करें। तो म्यूकस के अंदर हम बॉन्ड को खत्म करेंगे कि बनाएंगे, खत्म। अगर एक म्यूकस है उसके अंदर हम इस तरह चीर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कट लगाए तो म्यूकस बिकम थिक और थिन, थिन और थिन म्यूकस आसानी से बाहर आएगा। तो द ड्रग विच मेक द थिक म्यूकस व्हाट, थिन, दोज ड्रग आर कॉल्ड म्यूकोलाइटिक्स। इसको क्या कहते हैं, म्यूकोलाइटिक्स। इसका मतलब यह है म्यूको मीन म्यूकस, लाइटिक मतलब लाइसिस। ऐसी ड्रग जो म्यूकस पे लाइस करे और इससे थिक सिक्रीशन किस में कन्वर्ट करे, थिन में, तो उसको म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। सो अ गुड डॉक्टर शुड नो कि प्रोडक्टिव कफ को 2 तरह से डील किया जाता है, कफ एक्सपेक्टोरेंट से और म्यूकोलाइटिक एजेंट से। समझ गए क्या नहीं। अब यहाँ पे 2-3 बातें आप लोगों ने एट द एंड याद रखनी है, फिर वाइंड अप करते। अब आप लोग कहोगे कि कफ जो है वो कफ हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट क्या है, जिस सिरप के अंदर पोटाशियम सिट्रेट हो, क्या चीज हो,
पोटाशियम सिट्रेट। हाँ जी, इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं सिक्रीशन एनहांसर। क्या कहते हैं? सिक्रीशन एनहांसर। अब सुन ले कैसे, ये सिक्रीशन पहले से हुई है। अब इधर देखिए, ये ड्रग जो है ये सिक्रीशन को मजीद बढ़ाएंगे। क्या करेंगे यार? देखे, मैंने जूस तैयार किया है, जूस में पानी कम है और उसमें फॉर एग्जांपल आपने चीनी ज्यादा डाली है, तो वो थिक है कि थिन है? थिक है, गाढ़ा है। हम कहते हैं इसमें मजीद क्या ऐड करें? पानी ऐड करें ताकि वो थिन हो जाए। अब वजह क्या है? ये सिक्रीशन पहले से है, ये क्या है? थिक है। अब अगर हम उसके साथ मजीद क्या बढ़ाएं? सिक्रीशन को ऐड करें, मतलब एनहांस करें सिक्रीशन, तो उस थिक सिक्रीशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? थिन में, और वो फिर आसानी से निकलेंगे। तो ये ड्रग न कि सिर्फ सिक्रीशन बाहर निकालते हैं, लेकिन इन सिक्रीशन की टॉप पे मजीद निकाल कर उसको थिन भी बनाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो उसमें लेके पोटाशियम, जिस सिरप में पोटाशियम सिट्रेट होता है, क्या होता है? पोटाशियम सिट्रेट इज अ म्यूकस एनहांसर, और ये म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। यार आज आप लोग जाकर पल्मोनल सिरप का नाम सुना है कि नहीं? आप लोग जिसका येलो वाला इस तरह डब्बा होता है, अब पल्मोनल सिरप देखे उसके कंपोजिशन में नीचे सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लिखा होगा पोटाशियम सिट्रेट। इसका मतलब यह है कि जिस सिरप के अंदर पोटाशियम सिट्रेट होता है उसका काम म्यूकस को बाहर निकालना होता है। बात समझ गए? नेक्स्ट है पोटाशियम आयोडाइड। इसके अंदर एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम आयोडाइड। ये भी जिस सिरप में होता है, ये भी पल्मोनल के अंदर है, ये भी जनाब सिक्रीशन को क्या करता है? एनहांस। Another very important drug which is asked multiple time in the exam, that is called guanifenicin। ठीक है, guanifenicin ये भी एक ड्रग है जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। और इसका जनाब, हाँ जी, इसका सॉरी ये फुल फॉर्म आप लोग को थोड़ा सा इसका करेक्ट स्पेलिंग लेके, जी ये लेके मैं बता रहा हूँ, GUAI FENESIN, guanifenicin। क्लियर है कि नहीं? guanifenicin इज अ ड्रग दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज कॉल्ड, हाँ जी, एक्सपेक्टोरेंट है कि सप्रेशन है? एक्सपेक्टोरेंट है। देखिए, अगर आप लोग ये बुक बाद में पढ़ेंगे ना, ये बुक जो भी बंदा बाद में पढ़ेगा फर्स्ट एड, जो समझने मुश्किल होता है, इन लोगों ने ये लिखा है, ये गुआनिफेनिसिन है। इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि कफ क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है। क्या लिखा है? थिन रेस्पिरेटरी। ये सिक्रीशन को थिक से क्या करता है? थिन करता है, लेकिन कफ को सप्रेस नहीं करता, क्योंकि कफ सप्रेशन नहीं है, ये कफ एक्सपेक्टोरेंट है। ये क्या है? कफ एक्सपेक्टोरेंट। इसका काम ये है कि थिक सिक्रीशन को क्या बनाए? थिन बनाए और इसको बाहर निकाल सके। क्लियर है? अब यहाँ पे ने कहें म्यूकोलाइटिक, वो ड्रग बताए जो म्यूकस को लाइस करके थिन बनाए। उसका बेस्ट एग्जांपल जो एग्जाम में आता है वो N-एसिटाइलसिस्टीन है। यह नाम सुना है क्या नहीं? N-एसिटाइलसिस्टीन। तो N-एसिटाइलसिस्टीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, N-एसिटाइल ये म्यूकस के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करके उसको थिक से क्या बनाता है? थिन बनाता है। और इसमें एक और ड्रग आता है, बुक में सिर्फ ये एक है, लेकिन आप लोग लेके ब्रोमोहेक्सिन, एक और ड्रग है जिसका नाम क्या है? ब्रोमोहेक्सिन। ये फर्स्ट एड में नहीं है। ब्रोमोहेक्सिन इज आल्सो वन ऑफ द म्यूकोलाइटिक। और अगर एक और भी लिखना है तो कार्बोसिस्टीन। एक क्या होता है? कार्बोसिस्टीन। लेकिन एज फार एज दिस म्यूकोलाइटिक इज कंसर्न, फॉर मी द मोस्ट इंपोर्टेंट इज N-एसिटाइलसिस्टीन, क्योंकि बुक ने जो चीज लिखी होती है दे आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। अब इसमें दो चीजें याद रखें। इधर देखें, एक पेशेंट है उसने पेनाडोल ली है। क्या ली है? पेनाडोल। पेनाडोल का फार्मूला क्या है? शाबाश, पेनाडोल जो आम हम यूज करते हैं घरों में, इसका फार्मूला क्या है? वेरी गुड, पैरासीटामोल। इस पे हम अलग क्लास लेंगे, पैरासीटामोल। क्लियर है? अब पैरासीटामोल जिसने खाई है तो हम कोशिश करते हैं कि 2 टैबलेट्स एटलीस्ट ले ले। कितने? 2। अगर एक बंदा मतलब चाहते या ना चाहते हुए इसके जनाब तकरीबन कितने टैबलेट्स ले लें? 15। दैट इज डेंजरस और नॉट डेंजरस? 15 गोली इकट्ठा खाना पैरासीटामोल का, दैट इज कॉल्ड पैरासीटामोल पॉइजनिंग। इसको क्या कहते हैं? पैरासीटामोल पॉइजनिंग। इसका मतलब यह है कि इसको पॉइजनिंग हुई है। एंड पैरासीटामोल क्या करता है? दे कैन बैडली डैमेज द लीवर। ये किसको डैमेज करता है? डैमेज द लीवर। इसका मतलब यह है ये लीवर को डैमेज करता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि लीवर के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे डीएनए को हर बला से, हर चीज से प्रिवेंट करती है। उसका नाम है ग्लूटाथायोन। क्या चीज है? ग्लूटाथायोन। ये नाम सुना है क्या नहीं?
ग्लूटाथायोन इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी में जितनी फ्री रेडिकल है उसके खिलाफ काम करना किसका काम है? ग्लूटाथायोन। दैट इज गुड और बैड? दैट इज वेरी गुड। ये हमारी बॉडी में लाखों इन्फेक्शन बचाती है। क्लियर है? इसका मतलब आपसे अगर सिंगल वर्ड में कोई पूछे कि लीवर के पास ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी बॉडी को इम्यूनिटी दे सकती है, वो क्या है? वो ग्लूटाथायोन है। अब इस ग्लूटाथायोन को बैडली डैमेज करना ये किसका काम है? पैरासीटामोल। और अगर ये खराब हो जाए तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी कि नहीं? इसलिए याद रखें पैरासीटामोल इज हेपेटोटॉक्सिक। ये क्या है? हेपेटोटॉक्सिक। अब एक पेशेंट है, उसने जानबूझ के मतलब वो तंग आ गया है, किसी के साथ झगड़ा कर गया है, कह रहे कि मैंने अपने आप को खत्म करना है। लोग एक्सीडेंटली सुसाइड केसेस के अंदर 15 से 20 टैबलेट किस चीज के लिए लेते हैं? पैरासीटामोल। तो विद इन फ्यू मिनट्स उसकी यहाँ पे पेन भी आएगी और वो वोमिटिंग पे वोमिट करता जाएगा। इसका मतलब कि पैरासीटामोल ने किसको डैमेज किया है? लीवर को, ग्लूटाथायोन को। तो फिर हम ऐसा ड्रग देंगे, ऐसा ड्रग जो पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी को क्या करे? रिवर्स करे। ऐसी एजेंट को हम एंटीडोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीडोट। ये बात समझ गए कि नहीं? लेकिन पैरासीटामोल जो बंदा का है एक बंदा घर में जनाब पड़ा है, उसकी माउथ से सलाइवा आ रही, वोमिटिंग आ रही है, कैसे पता चलेगा कि इसने पैरासीटामोल ली है या नहीं ली है? तो जो बंदा खुद लेगा, तो जब वो पैरासीटामोल लेगा उसके बाद तो मतलब अपने आप पे आएगा, उसके साथ पैरासीटामोल के नियर बाई जो टैबलेट्स की जो कवरिंग है, मतलब यह है पलटे, वो देख ले, वो पड़ा होगा तो उससे पता चलेगा कि इसने क्या ली है? पैरासीटामोल। तो फिर हम एक ड्रग देंगे जिससे हम लीवर को बचाए और किस चीज की लेवल को बढ़ाए? ग्लूटाथायोन। तो उसका आंसर भी N-एसिटाइलसिस्टीन ही होता है। तो दो बातें, N-एसिटाइलसिस्टीन एक ऐसा ड्रग है जो किस टैबलेट की टॉक्सिसिटी को रिवर्स कर सकता है? पैरासीटामोल। अब ये इमरजेंसी में यूज होता है, पॉइजनिंग केस में यूज होता है। और ये दूसरा ऐसा ड्रग है कि अगर एक बंदा है वो COPD का है, आस्थमा का है, जिसको प्रोडक्टिव कफ है और उसका जो म्यूकस है वो अंदर से बहुत थिक है, वो क्या नहीं हो रहा? थिन नहीं हो रहा, तो हम म्यूकोलाइटिक्स के तौर पे क्या दे सकते हैं? हाँ जी। तो N-एसिटाइलसिस्टीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ COPD। किसमें यूज करते हैं? COPD। एक और कंडीशन आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें म्यूकस सिक्रीशन थिन से क्या हो जाए? सिस्टिक फाइब्रोसिस। याद है कि नहीं? सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रेस्पिरेटरी सिक्रीशन थिन से क्या हो जाती है? थिक। और इसका क्रोमोसोम 7 का मसला होता है। क्लियर है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और COPD दोनों में अगर हम रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को थिक से थिन बनाएंगे तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन क्या है? N-एसिटाइलसिस्टीन होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल से इंशाल्लाह न्यू चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है? ओके जी, ब्रेक करें शाबाश।